ठीक है, तो कृपया सबसे पहले आप मुझे बताइए कि पिछले क्लास में हम लोग कहां तक चर्चा किए थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कहां तक चर्चा किए थे और हम लोग कहां से चर्चा शुरू करेंगे। मनमोहन गुड मॉर्निंग, कहां से क्लास को शुरू करना है? लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप। तो बच्चों आज सबसे पहले हम लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का ज्योति अभी दिल्ली में टाइम लगेगा, ठीक है ना। अभी दिल्ली में ऑफलाइन क्लास शुरू होने में टाइम लगेगा। इलाहाबाद में क्लास चल रहा है। ये देखो मेरे सामने पूरा क्लास भरा हुआ था आज, ठीक है। देखिए, पहला है नेतृत्व, पहला है नेतृत्व। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दूसरा, दूसरा हम करेंगे कि इसका स्वरूप क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद अगला हम बिल्कुल लेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का सामाजिक आधार बताएंगे, हम बताएंगे। इसके बाद हम अगला पॉइंट लेंगे कि भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन ठीक संबंधित प्रस्तावों के पीछे गांधी जी का विचारधारा क्या था, गांधी जी का विचारधारा क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित प्रस्ताव के पीछे गांधी जी का विचारधारा क्या था। इसके बाद हम अगला पॉइंट लेंगे कि इस आंदोलन की समीक्षाएं, यानी इसका समीक्षा करेंगे, यह आंदोलन सफल रहा असफल रहा, इसके बारे में हम समीक्षा करें। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं नेतृत्व, सबसे पहले लेते हैं नेतृत्व। लिखिए नेतृत्व, हेडिंग डालिए नेतृत्व, लिखिए। इतिहासकारों के बीच, इतिहासकारों के बीच भारत छोड़ो आंदोलन में, इतिहासकारों के बीच भारत छोड़ो आंदोलन में नेतृत्व को लेकर, नेतृत्व को लेकर अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग विचारधाराओं का, अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिपादन किया गया, अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिपादन किया। कुछ इतिहासकारों ने माना, कुछ इतिहासकारों ने मान लिया, कुछ इतिहासकारों ने मान लिया कि भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में आंदोलन का स्वरूप, आंदोलन का स्वरूप, भारत छोड़ो आंदोलन में आंदोलन का स्वरूप नेतृत्व विहीन था, नेतृत्व विहीन था, नेतृत्व विहीन था,
नेतृत्व विहीन था, नेतृत्व विहीन था, क्योंकि आंदोलन के प्रारंभ में ही, आंदोलन के प्रारंभ में ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया। और ऐसे में भारत छोड़ो आंदोलन में, और ऐसे में भारत छोड़ो आंदोलन में स्थानीय नेताओं के द्वारा, स्थानीय नेताओं के द्वारा मुख्य भूमिका निभाया गया, स्थानीय नेताओं के द्वारा मुख्य भूमिका निभाया गया, मुख्य भूमिका निभाया गया। जैसे बलिया, मिदनापुर, सतारा आदि क्षेत्रों में समानांतर सरकार स्थापित किया गया, आदि क्षेत्रों में समानांतर सरकार स्थापित किया, आदि क्षेत्रों में समानांतर सरकार स्थापित किया, समानांतर सरकार स्थापित किया। पैरा बदल करके, पैरा चेंज करके लिखना है, पैरा बदल कर। इस विचार के समानांतर, इस विचार के समानांतर हम देखते हैं कि, इस विचार के समानांतर हम देखते हैं कि आंदोलन के प्रारंभ में ही, आंदोलन के प्रारंभ में ही, आंदोलन के प्रारंभ में ही गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के रूपरेखा को, भारत छोड़ो आंदोलन के रूपरेखा को परिभाषित किया गया था, परिभाषित किया गया था। जैसे गांधी ने स्वयं इस बात का, जैसे गांधी ने स्वयं इस बात का संदेह जाहिर किया था, इस बात का संदेह जाहिर किया था, इस बात का संदेह जाहिर किया था कि हो सकता है, कि हो सकता है, कि हो सकता है कि आंदोलन की शुरुआत में ही, आंदोलन के प्रारंभ में ही, आंदोलन के प्रारंभ में ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसे में
आंदोलन का उत्तरदायित्व, ऐसे में आंदोलन का उत्तरदायित्व, ऐसे में आंदोलन का उत्तरदायित्व आंदोलनकारियों के हाथ में होगा, आंदोलनकारियों के हाथ में होगा, आंदोलनकारियों के हाथ में होगा। यानी आंदोलन में, यानी भारत छोड़ो आंदोलन में, यानी भारत छोड़ो आंदोलन में जन भागीदारी देने वाले लोग, जन भागीदारी देने वाले लोग, जन भागीदारी देने वाले लोग स्वयं अपने लिए नेतृत्व, अपने लिए नेतृत्व प्रदान करेंगे, अपने लिए नेतृत्व प्रदान करेंगे, नेतृत्व प्रदान करेंगे। यानी बच्चों इस बात को ध्यान रखना कि कई बार यूपीएससी ने इस बिंदु को लेकर के सवाल बनाया है कि क्या हम इस बात को मान सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का कोई नेता नहीं था, क्योंकि सारा नेता जो है गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन यह बात जो है सही है, क्योंकि आप देखोगे कि भारत छोड़ो आंदोलन पूरी तरह से गांधी का आंदोलन था। यानी आंदोलन का उद्देश्य क्या होगा, इसका कार्य पद्धति क्या होगा, इसका कार्यक्रम क्या होगा, इसका सामाजिक आधार क्या होगा, ये कहां से होगा, मुद्दा क्या होगा, इन सारी बातों का गांधी ने स्वयं अपने हाथों से क्या निर्धारण किया था। और गांधी ने यह भी कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि जब ब्रिटिश सरकार को संदेह हो जाएगा कि हम लोग एक बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, तो ब्रिटिश सरकार हो सकता है कि आंदोलन को दमन करने के लिए हमको गिरफ्तार कर, जवाहरलाल को गिरफ्तार कर ले, सुभाष बाबू को गिरफ्तार कर ले। तो ऐसे में जितने लोग इस आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं वे लोग अपने लिए नेता का काम करें, यानी कि उनके पास कोई नेता नहीं होगा, उनको स्वयं अपने लिए नेतृत्व प्रदान करना होगा। यानी हमें क्या करना, बिल्कुल रीवा तुमने बिल्कुल सही कहा कि ये लीडरशिप का डिसेंट्रलाइजेशन है। यह लीडरशिप का क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। ध्यान दें, एक बात यहां और भी याद रखें, और परीक्षा में चाहो तो आप जोड़ भी सकते। पहली बार गांधी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इस बात को स्वीकार किया कि जब कांग्रेस के बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए जाएंगे तो उस हालात में जितने आंदोलन में भाग लेने वाले लोग हैं वे लोग अपने लिए नेतृत्व प्रदान करने की बात करें। पहली बार गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व जनता के हाथों में सौंप दिया, हमारे हाथों में सौंप दिया, आपके हाथों में सौंप, ऐसा क्या। बिपिन चंद्रा ने लिखा है, इतिहासकार बिपिन चंद्रा ने लिखा है कि 1920 से लेकर 1942 तक गांधी ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में घूमकर अलग अलग लोगों के साथ काम करके लोगों के मन में राष्ट्रवाद की चेतना को पैदा कर दिया। यानी गांधी ने अपने द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से हिंदुस्तान के सभी वर्गों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया। अब उनके अंदर विश्वास होने लगा था
अब गांधी को ऐसा अनुभव होने लगा था कि अब लोग जो है इतना मैच्योर हो चुके हैं, इतना परिपक्व हो चुके हैं कि वे लोग हम नहीं भी रहेंगे तो आंदोलन का नेतृत्व संभाल लेंगे। और यही कारण है कि गांधी ने कहा कि बहुत दिन से हमने आपको नेता प्रदान किया, आज मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग खुद ही नेता बनने का प्रयास करें, खुद ही अपना नेतृत्व प्रदान करने का प्रयास करें। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये गांधी का विश्वास था। और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि भारत छोड़ो आंदोलन 20 साल के बाद आया था। पहले सविनय अवज्ञा, पहले असहयोग आंदोलन, इसके बाद सविनय और फिर भारत छोड़ो। तो भाई इतने आंदोलन हुए थे कि लोग अनुशासित हो चुके थे और गांधी को विश्वास हो चुका था कि हम यदि जेल में भी चले जाते हैं तो ये लोग स्वयं आंदोलन का नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट जो है मुख्य पॉइंट है। अब लिखिए स्वरूप। अगला पॉइंट स्वरूप। स्वरूप 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 यानी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका स्वरूप क्या है, फिर नेचर क्या है, इसका विशेषताएं क्या है, इसका विशेषताएं क्या है, मतलब इसका मेन फीचर्स क्या है। ठीक है, कोई भी शब्द आता है परीक्षा में, चाहे प्रकृति आता है, चाहे स्वरूप आता है, चाहे विशेषताएं आता है, तो आपको जो है एक ही उत्तर लिखना है। तीनों का एक ही होता है, हमने कई बार इसके बारे में बताया। तो आइए देखो, अजीत ने सवाल किया कि सर ये बताओ कि जो समानांतर सरकारें होती हैं उनका आशय क्या होता है। अजीत का सवाल है कि जो समानांतर सरकारें होती हैं, जो समानांतर सरकार होती है उसका क्या आशय, इसका अर्थ क्या है। आप लोगों में से कौन बताएगा कि व्हाट इज पैरेलल गवर्नमेंट, समानांतर सरकार का अर्थ क्या होता है, समानांतर सरकार का अर्थ क्या होता है। हु कैन टेल, कौन बताएगा, जल्दी से बोलिए, समानांतर सरकार का अर्थ क्या होता है। ज्योति आप बताइए, समानांतर सरकार का आशय क्या होता है। बिल्कुल सही, रीवा ने उत्तर दिया, बिल्कुल बढ़िया, स्वशासन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। प्रियंका ने भी उत्तर सही दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। रितु ने भी सही उत्तर दिया। देखिए अजीत यहां पर जो बलिया में, जो मिदनापुर में, जो सतारा में और जो तालचेर, तालचेर का मतलब उड़ीसा, बलिया, मिदनापुर, सतारा और तालचेर उड़ीसा, इन चारों स्थानों पर 1942 के आंदोलन के समय जो समानांतर सरकारों का गठन किया गया, उसका अर्थ ये हुआ कि यहां पर पहले ब्रिटिश कानून चलते थे, यहां पर पहले ब्रिटिश कानून चलते थे,
यहाँ के रेवेन्यू पर, यहाँ के राजस्व पर पहले अंग्रेजों का प्रभाव था। ब्रिटिश कानून चलते थे। सरकार किसकी थी? इंग्लैंड की थी। रेवेन्यू किसके पास जाता था? इंग्लैंड के पास जाता था। लेकिन हुआ ये कि 1942 का जो क्रांति हुई, 1942 का जो आंदोलन, उस आंदोलन के दौरान यहाँ के स्थानीय नेताओं ने लोगों के साथ मिलकर इन स्थानों पर जो ब्रिटिश कानून व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया और यहाँ के सरकार को हटा दिया। ये लोग भाग गए और उसके जगह पर वहां पर स्थानीय नेताओं ने अपना सरकार स्थापित किया, जहां पर कानून उनका चलता था, इंग्लैंड का कानून नहीं चलता था। आप आज भी देखोगे, आप पढ़े होंगे कि जो नक्सलवादी होते हैं, तो नक्सलवादियों ने भी कई स्थानों पर समानांतर सरकार का गठन किया या करने का प्रयास करते हैं। यानी मान लो ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, मान लो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, यहाँ पर घने जंगल है, ये घने जंगल यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो नक्सली हैं, जो नक्सलवादी हैं, उन्होंने क्या किया कि इस जंगल पर अपना प्रभाव स्थापित कर, यानी यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार का जो अधिकारी है या जो कर्मचारी है उसको डराता है, उसको धमकाता है कि यदि तुम यहां से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसमें हमें हिस्सा नहीं दोगे तो हम तुम्हारा हत्या कर देंगे। ये क्या है? ये है समानांतर सरकार। यानी एक सरकार तो छत्तीसगढ़ का है और दूसरा सरकार नक्सलियों का। जैसे अफगानिस्तान में सही बोला नीतीश, अफगानिस्तान में तालिबानी है, उनका सरकार चलती है। पाकिस्तान में जितने जो है एक तरह से जिहादी है, जिहादी संगठन है, उनका सरकार चलती है, इमरान से अलग चलती है। इसको कहते हैं समानांतर सरकार, जो एक सरकार के बराबर अपने द्वारा गैर कानूनी रूप से अपने द्वारा सरकार को स्थापित करे। ध्यान रखना। तो चलिए लिखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप, उसमें सबसे पहला पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप में सबसे पहला पॉइंट लिखिए। पहला, भारत छोड़ो आंदोलन, पहला पॉइंट होगा भारत छोड़ो आंदोलन असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह, सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह एक अखिल भारतीय आंदोलन था, एक अखिल भारतीय आंदोलन था, एक अखिल भारतीय आंदोलन था, एक अखिल भारतीय आंदोलन था। दूसरा पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में जन भागीदारी भी अखिल भारतीय थी, जन भागीदारी भी अखिल भारतीय थी। जैसे
इसमें किसान, इसमें किसान, मजदूर, महिलाएं, विद्यार्थी, विद्यार्थी, आदिवासी लोग, आदिवासी लोग, भारतीय पूंजीपति वर्ग, भारतीय पूंजीपति वर्ग तथा भारत के शिक्षित, भारत के शिक्षित मध्य वर्ग, भारत के शिक्षित मध्य वर्ग, भारत के शिक्षित मध्य वर्ग सभी ने भागीदारी दी, सभी ने अपनी भागीदारी दी, सभी ने अपनी भागीदारी दी। हालांकि पैरा बदलकर, हालांकि इस आंदोलन में कुछ सीमाएं भी नजर आती हैं, हालांकि इस आंदोलन में कुछ सीमाएं भी नजर आती हैं, कुछ सीमाएं भी नजर आती हैं, जैसे इसमें असहयोग आंदोलन की तरह, इसमें असहयोग आंदोलन की तरह, इसमें असहयोग आंदोलन की तरह व्यापक स्तर पर, व्यापक स्तर पर मुसलमानों का भागीदारी नहीं हुआ, व्यापक स्तर पर मुसलमानों का भागीदारी नहीं हुआ, व्यापक स्तर पर मुसलमानों का भागीदारी नहीं हुआ। सबने में भी ज्योति मुसलमानों का भागीदारी बहुत कम हुआ था, ध्यान रखना, बहुत कम हुआ था। देखो एग्जाम में हमें क्या करना है कि एग्जाम में ज्योति थोड़ा सा हमें चतुर बनना जरूरी है। बिना चतुराई के एग्जाम में हम लोग पकड़े जाएंगे। ज्योति ऐसे समझो, ज्योति मान लो तुमने लिखा कि सबने अवज्ञा आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी नहीं, ज्योति आपने लिखा, ये गलत हो जाएगा। तो आपको परीक्षा में जब लिखना है तो थोड़ा सा चतुराई का भी प्रदर्शन करना, यानी अपने बात को मध्यम तरह से कहना है। हमने क्या कहा, व्यापक तौर पर भागीदारी नहीं हुआ, इसका मतलब कि हमने एक छोटा सा स्कोप छोड़ दिया कि कुछ भागीदारी हुआ हो। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस के द्वारा, गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के द्वारा, ऐसे भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के द्वारा, गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वराज से कुछ, पूर्ण स्वराज से कुछ, पूर्ण स्वराज से कुछ, कुछ भी कम नहीं, कुछ भी कम नहीं, पूर्ण स्वराज से कुछ भी कम नहीं। ठीक है
के संदर्भ में समझौता नहीं होना था, समझौता नहीं होना था, समझौता नहीं होना था। डैश दे करके करो अथवा मरो, करो अथवा मरो, करो अथवा मरो, करो अथवा मरो, ध्यान रखना, करो अथवा, यानी इसमें समझौता नहीं होना था। या तो करेंगे हम या तो मरेंगे हम। अब समझौता नहीं होगा कि हमको आप इतना कंसेशन दे दीजिए, अब कोई कंसेशन नहीं, अब केवल पूर्ण स्वराज्य, चाहे हम करें अथवा मरें। नेक्स्ट पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में पहली बार गांधी के द्वारा खुलेआम रूप से, गांधी के द्वारा खुलेआम रूप से हिंसा का आलोचना नहीं किया गया, हिंसा का आलोचना नहीं किया, खुलेआम रूप से हिंसा का आलोचना नहीं किया गया, हिंसा का आलोचना नहीं किया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब गांधी का आलोचना किया गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब गांधी का आलोचना किया गया कि वे भारत छोड़ो आंदोलन में, कि वे भारत छोड़ो आंदोलन में होने वाले हिंसा का, भारत छोड़ो आंदोलन में होने वाले हिंसा की आलोचना क्यों नहीं करते हैं, आलोचना क्यों नहीं करते हैं, आलोचना क्यों नहीं करते हैं। तो गांधी का उत्तर था, तो गांधी का कहना था कि यह हिंसा के प्रति, तो गांधी का कहना था कि तो गांधी का कहना था कि यह हिंसा के प्रति प्रतिहिंसा था। तो गांधी का कहना था कि यह हिंसा के प्रति प्रतिहिंसा, मीन्स इट वॉज ए counter violence, it was a counter violence, it was a counter violence against violence, it was a counter violence against violence। गांधी ने कहा कि यह हिंसा नहीं था, हिंसा तो सबसे पहले आपने की। जब ब्रिटिश सरकार ने, सुनो ध्यान से बच्चों, मामला ये हुआ, ध्यान रखना, एग्जैक्टली आपने कहा अमन, आत्मरक्षा, वेरी फाइन। देखो मामला ये था बच्चों, बस एक सेकंड समझो कि जब गांधीवादी आंदोलन में
लोगों के द्वारा हिंसा किया जाता था, तो गांधी जी उसका आलोचना करते थे और कहते थे कि ये गलत है, मेरे आंदोलन में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं हो, ऐसा गांधी जी हमेशा कहते थे। लेकिन जब 1942 का जो आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में जब हिंसा हुआ भारतीय लोगों के द्वारा, तो उस समय गांधी ने कुछ नहीं बोला। जब कुछ नहीं बोला तो जितने अंग्रेज थे उनमें आश्चर्य हुआ कि इस बार गांधी ने हिंसा के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। तो अंग्रेजों ने गांधी का आलोचना करना शुरू किया कि भाई इसके पहले तो आप आलोचना करते थे कि मेरे आंदोलन में हिंसा का कोई जगह नहीं, और इस बार क्या हो गया कि आपने हिंसा के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। तो गांधी ने कहा कि हिंसा हुआ कहां, ये तो हिंसा के खिलाफ प्रतिहिंसा था। पहले आपने हिंसा किया और आत्म सुरक्षा के लिए इन लोगों ने हिंसा की, ऐसा पहली बार हुआ था। ध्यान देना, यानी गांधी को केवल हम, इतिहासकार कहते हैं कि गांधी को केवल हम एक संत के रूप में नहीं देख सकते। गांधी केवल संत नहीं थे, गांधी एक राजनेता भी थे, गांधी एक राजनेता भी थे, गांधी एक कूटनीतिक भी थे, गांधी संत थे, गांधी राजनेता थे और गांधी कूटनीतिक थे, और इसलिए गांधी यथार्थवादी थे। और यही कारण है कि गांधी जी यथार्थवादी थे। क्या थे? यथार्थवादी। जब जैसा परिस्थिति उनके सामने आती थी उसके अनुरूप गांधी जी अपने व्यवहार में बदलाव लाते थे। और यही कारण है कि 1920 से लेकर और 1947 के बीच में गांधी कभी भी गैर प्रासंगिक नहीं हो पाए। गैर प्रासंगिक गांधी जी कभी नहीं हो पाए, कारण इस समय के अनुसार गांधी अपने व्यवहार में, अपने सिद्धांतों में परिवर्तन ला देते थे। ध्यान रखना। तो ये जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन का एक स्वरूप है। इन पॉइंट्स को आप जब स्वरूप के बारे में बात करेंगे आप, तो इनका आप उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है बच्चों, और बहुत बड़ा पॉइंट है कि ऐसी क्या बात हो गई है कि 14 जुलाई 1942 को, ध्यान रखना, ऐसी क्या बात हो गई कि 14 जुलाई, हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, 14 जुलाई 1942 में ऐसी क्या बात हो गई कि गांधी जी इतना प्रचंड दिखते, गांधी इतना प्रचंड मुद्रा में दिखते, इतना प्रचंड मुद्रा में दिखते, ऐसी क्या बात हो? ये यूपीएससी का प्रश्न बन सकता है। बच्चों ध्यान रखना, गांधी जी उस जुलाई के गर्मी में, यानी जो जुलाई समय होता है बच्चों, वह गर्मी का समय होता है,
इस समय प्रचंड गर्मी भी होती है, प्रचंड गर्मी भी होती है। तो इस प्रचंड गर्मी में गांधी जी इतना उग्र क्यों हो जाते हैं? जब कांग्रेस को भी गांधी ने धमकी दे दिया कि यदि कांग्रेस उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है तो कांग्रेस को मैं चुनौती देना चाहता हूं कि देश के मिट्टी से और देश के बालू से, नॉट मिट्टी, बालू से, देश के बालू से हम एक ऐसा आंदोलन पैदा करेंगे जिसके सामने कांग्रेस बौना हो जाए। यानी ऐसा कुछ न कुछ बात है, ऐसा कुछ न कुछ बात है जो गांधी ने अनुभव किया कि समय आ चुका है। 1942 में हमने कहा, 1942 में हमने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 1930 में हमने कहा कि हम ब्रिटिश कानून का जानबूझकर उल्लंघन करेंगे। 1920-22 में हमने कहा कि हम ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। यानी पहले हमने कहा कि सरकार के साथ हम सहयोग नहीं करेंगे, 8 साल के बाद हमने कहा कि सरकार के कानून को नहीं मानेंगे, और 12 साल के बाद हमने कहा कि सरकार को यहां से भगा देंगे। इसका मतलब कि लगातार 3 अखिल भारतीय आंदोलन को सफलतापूर्वक संचालित करके गांधी को अनुभव हो चुका था कि समय आ गया है कि अब हमें अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए प्रार्थना नहीं, बाध्य करना चाहिए। तो क्या क्या कारण हो सकता है? तो आइए बच्चों, हम लोग उन कारणों का हम यहां पर पता लगाते हैं। ठीक है, कि क्या कारण थे कि गांधी ने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, यानी मेरा हेडिंग क्या होगा? मेरा हेडिंग होगा 1942 में गांधी का ब्रिटिश सरकार के प्रति उग्रता, ब्रिटिश सरकार के प्रति उग्रता का कारण 1942 में गांधी का ब्रिटिश सरकार के प्रति उग्रता का कारण, यही हमारा हेडिंग होगा। और इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए, सबसे पहला पॉइंट आप नोट कीजिए। पहला पॉइंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इंग्लैंड आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है। इंग्लैंड आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है।
इसका मतलब क्या है नीतीश? इसका मतलब है कि जब इंग्लैंड आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा तो वह लंबे समय तक भारत पर शासन नहीं कर पाए, भारत पर शासन नहीं कर पाए। क्योंकि जब आपके पास धन का अभाव हो जाएगा तो सेना कहां से लाएंगे आप? सेना को सैलरी कहां से देंगे? अपने प्रशासकों को वेतन कहां से देंगे आप? है ना, पहला कारण। दूसरा कारण, दूसरा कारण, धीरे धीरे भारत से, धीरे धीरे भारत से धन के निष्कासन के साधन, धन के निष्कासन के साधन, निष्कासन के साधन समाप्त हो रहे थे, समाप्त हो रहे थे, समाप्त हो रहे थे। धन के निष्कासन के साधन समाप्त हो रहे थे। जैसे गांधी के कहने पर, जैसे गांधी जी के कहने पर किसानों के द्वारा, किसानों के द्वारा ब्रिटिश सरकार को दिया जाने वाला भू राजस्व, गांधी को, गांधी के कहने पर किसानों के द्वारा ब्रिटिश सरकार को दिया जाने वाला लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व को रोका जाने लगा, को रोका जाने लगा, को रोका जाने लगा। इसके साथ ही साथ भारत में ब्रिटिश वस्तुओं का, भारत में ब्रिटिश वस्तुओं का लोगों के द्वारा, भारत में ब्रिटिश वस्तुओं का लोगों के द्वारा बहिष्कार भी होने लगा, लोगों के द्वारा बहिष्कार भी होने लगा, बहिष्कार भी होने लगा। यानी आर्थिक क्षति, यानी कि ब्रिटिश पूंजीपतियों का होने वाला आर्थिक क्षति, यानी ब्रिटिश पूंजीपतियों का होने वाला आर्थिक क्षति, ब्रिटिश पूंजीपतियों का होने वाला आर्थिक क्षति स्वाभाविक है, स्वाभाविक है कि इसके कारण, स्वाभाविक है कि इसके कारण इंग्लैंड, इंग्लैंड के पूंजीपतियों का, इंग्लैंड के पूंजीपतियों का भारत में आर्थिक अभिरुचि घटने लगी, भारत में आर्थिक अभिरुचि घटने लगी, भारत में आर्थिक अभिरुचि घटने लगी, आर्थिक अभिरुचि घटने लगी, आर्थिक अभिरुचि घटने लगी। जहां पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा तो हमसे पूछ लेना, यदि समझ में आ जाएगा तो हम लोग को टाइम खराब नहीं करना है, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जहां कंफ्यूजन होगा उस पर चर्चा किया जाए।
नेक्स्ट, अगला पॉइंट, 1942 तक, 1942 तक भारत में प्रशासनिक क्षेत्रों में, भारत में प्रशासनिक क्षेत्रों में, भारत में प्रशासनिक क्षेत्रों में भारतीय लोगों का भागीदारी बढ़ चुकी थी, भागीदारी बढ़ चुकी थी, भागीदारी बढ़ चुकी थी। और ये ब्रिटिश भारतीय अधिकारी, और ये ब्रिटिश भारतीय अधिकारी, और ये ब्रिटिश भारतीय अधिकारी भारतीय लोगों के प्रति, भारतीय लोगों के प्रति, भारतीय लोगों के प्रति संवेदनशील, संवेदनशील तथा सहानुभूतिपूर्ण भावना रखते थे, भावना रखते थे, भावना रखते थे। जैसा कि अबुल कलाम आजाद ने, जैसा कि अबुल कलाम आजाद ने, जैसा कि अबुल कलाम आजाद ने अपनी प्रसिद्ध रचना, अपनी प्रसिद्ध रचना इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम में, इंडिया विंस फ्रीडम में इसका उल्लेख किया, इंडिया विंस फ्रीडम में इसका उल्लेख किया, इंडिया विंस फ्रीडम में इसका उल्लेख किया कि रात में चुपके से, कि रात में चुपके से भारतीय अधिकारी उनसे मिलने आते थे, उनसे मिलने के लिए आते थे, और ब्रिटिश सरकार की योजनाओं के बारे में सूचना देते थे। चुपके से रात में मिलने आते थे और ब्रिटिश सरकार की योजनाओं के बारे में सूचना प्रदान करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, 1885 से 1885 से कांग्रेस के नेतृत्व में संचालित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
1942 तक आते आते 1942 तक आते आते काफी व्यापक हो चुका था, काफी व्यापक हो चुका था, काफी व्यापक हो चुका था। भौगोलिक और जन भागीदारी के आधार पर भी, भौगोलिक तथा जन भागीदारी के आधार पर भी, भौगोलिक तथा जन भागीदारी के आधार पर भी अब यह एक अखिल भारतीय आंदोलन, अखिल भारतीय आंदोलन के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था, के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। मैंने कहा, ध्यान देना, 1885 से कांग्रेस के नेतृत्व में संचालित राष्ट्रीय आंदोलन 1942 तक आते आते एक अखिल भारतीय आंदोलन बन चुका था। दोनों स्तर पर, भौगोलिक या जन भागीदारी के स्तर पर। ध्यान दें, लास्ट पॉइंट होगा मेरा लास्ट पॉइंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका का भी इंग्लैंड के ऊपर एक नैतिक दबाव था, एक नैतिक दबाव था कि जर्मनी और जापान के विरुद्ध, जर्मनी और जापान के विरुद्ध, जर्मनी और जापान के विरुद्ध अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भारतीय लोगों को अब कुछ ठोस अधिकार देकर, भारतीय लोगों को ठोस अधिकार देकर उनसे सहायता प्राप्त किया जाए, उनसे सहायता प्राप्त किया जाए, उनसे सहायता प्राप्त किया जाए। पैरा बदल कर संक्षेप में जन आधारित आंदोलन, संक्षेप में जन आधारित आंदोलन का सूत्रधार, जन आधारित आंदोलन का निर्माता, आंदोलन का निर्माता गांधी जी को यह अनुभव हो चुका था, यह अनुभव हो चुका था, यह अनुभव हो चुका था कि ब्रिटिश सरकार का नींव कमजोर हो चुका है, ब्रिटिश सरकार का नींव
कमजोर हो चुका है। बस एक संगठित जन आधारित आंदोलन का, बस एक संगठित जन आधारित आंदोलन की आवश्यकता है। बस एक संगठित जन आधारित आंदोलन की आवश्यकता है। बस एक संगठित जन आधारित आंदोलन की आवश्यकता है। पूरे स्टॉप। तो ये है बच्चों कि 1942 में गांधी जी इतना अधिक उग्र, इतना अधिक अडिग, प्रचंड, इतना ज्यादा उनके अंदर आत्मविश्वास दिखता है। तो इसके पीछे वजह यही है, ये सारे कारण हैं कि गांधी को समझ में आ गया कि अब सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार, वह 1930 का सरकार नहीं, वह कमजोर हो चुकी है। यदि हम संगठित रूप से सरकार का प्रतिरोध करेंगे तो यह सरकार अब हिंदुस्तान को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, समीक्षा। भारत छोड़ो आंदोलन का 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 समीक्षा। समीक्षा सबसे पहला पॉइंट नोट करना, यदि भारत छोड़ो आंदोलन का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह आंदोलन भी अपने पहले के असहयोग आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन, अपने पहले के असहयोग आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन के तरह अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं रहा, क्योंकि 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को नहीं छोड़ा, क्योंकि 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को नहीं छोड़ा, पैरा चेंज कर क्योंकि 1942 में मैंने कहा ब्रिटिश सरकार ने रोहित भारत को नहीं छोड़ा, पैरा चेंज करके लिखना है। लेकिन इस विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता,
क्योंकि गांधी जी के किसी भी आंदोलन का, गांधी जी के किसी भी आंदोलन का समीक्षा उनके प्रभाव एवं उद्देश्य के आधार पर होना चाहिए। उनके प्रभाव एवं उद्देश्य के आधार पर होना चाहिए। उनके प्रभाव तथा उद्देश्य के आधार पर होना चाहिए। जैसे गांधी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया, कि नंबर 1 डैश देने के बाद नंबर 1, हमारा उद्देश्य न केवल भारत को स्वराज्य दिलाना है, हमारा उद्देश्य न केवल भारत को स्वराज्य दिलाना है, बल्कि राष्ट्र का निर्माण भी करना है, और जो धीरे धीरे ही संभव है, हो सकता है, नंबर 2, दूसरा, भारत को स्वराज्य सत्याग्रह के माध्यम से हासिल करना, भारत को स्वराज्य सत्याग्रह के माध्यम से हासिल करना, न कि रक्तपात के आधारित, रक्तपात आधारित क्रांति के द्वारा, न कि रक्तपात आधारित क्रांति के, न कि रक्तपात आधारित क्रांति के द्वारा। पैरा बदल कर, यह कोई आकस्मिक परिघटना नहीं है, यह कोई आकस्मिक परिघटना नहीं है, कि भारत छोड़ो आंदोलन के 4 साल के बाद, कि मात्र 4 साल के बाद
मार्च 1946 में, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया और जून 1947 में, जून 1947 में माउंटबेटन योजना है, माउंटबेटन योजना है, माउंटबेटन योजना है। जून 1947 में माउंटबेटन योजना है, माउंटबेटन योजना, और जिसका परिणाम हुआ, और जिसका परिणाम हुआ कि भारत एक संप्रभुता संपन्न, भारत एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बन गया। भारत एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बन गया। पैरा बदलकर लास्ट पॉइंट, लास्ट सेंटेंस होगा पैरा बदलकर। संक्षेप में यह कहना अधिक उचित प्रतीत होता है, अधिक उचित प्रतीत होता है कि कुछ सीमाओं के बावजूद, कुछ सीमाओं के बावजूद गांधीवादी भारत छोड़ो आंदोलन एक सफल आंदोलन के रूप में, एक सफल आंदोलन के रूप में इतिहासकारों के द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है। एक सफल आंदोलन के रूप में, एक सफल आंदोलन के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, प्रतिष्ठित किया जाता है, एक सफल आंदोलन के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। पूरे स्टॉप। तो ये आपका जो चैप्टर है, टॉपिक है, यह था भारत छोड़ो आंदोलन। अब यहां से थोड़ा सा क्या बचा है, पृष्ठभूमि बचा है। हमने नहीं बताया था क्या आपको, पृष्ठभूमि हमने नहीं बताया था क्या अजीत? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी मैं बताता हूं। ठीक है, ठीक है। देखिए, हेडिंग डालिए आप, हेडिंग डालिए भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि, भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि। नंबर 1, पहला 1930 के बाद 1930
इसके बाद भारतीय लोगों में राष्ट्रवादी विचार, भारतीय लोगों में राष्ट्रवादी विचारधारा, ठीक है। पूरी तरह से ठीक है। प्रभाव स्थापित कर दिया था, स्थापित कर दिया था। इसको लिख लीजिए, इसके बारे में हम केवल समझा देंगे। 1930 के बाद भारतीय लोगों में राष्ट्रवादी विचारधारा पूरी तरह से प्रभाव स्थापित कर दिया। दूसरा अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त प्रस्ताव 1940 लिथिगो द्वारा और क्रिप्स मिशन मार्च 1942 की असफलता, इन दोनों की असफलता, अगस्त प्रस्ताव का और क्रिप्स मिशन का असफलता, ठीक। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध से जनित आर्थिक प्लस सामाजिक समस्याएं, सामाजिक समस्या, यानी 1942 में गांधी के द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन संचालित किया गया, उसका पृष्ठभूमि मुख्य तौर पर इन घटनाओं के माध्यम से बनती है, बच्चों इस बात को ध्यान रखना कि वैसे तो हम इस बात को परीक्षा में लिख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो भारतीय राष्ट्रवाद का आक्रामक रूप दिखता है, मेरे शब्दों पर ध्यान रखें। 1942 की क्रांति में जो भारतीय राष्ट्रवाद का आक्रामक रूप दिखता है, उसका विकास एक दिन में नहीं हुआ। यदि हम इस बात का परीक्षण करना चाहते हैं, इस बात का खोज करना चाहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन अपने पहले के सभी आंदोलन से इतना आक्रामक क्यों दिखता है, तो इसका एक ही सबसे बड़ा कारण है
कि 1885 से कांग्रेस के नेतृत्व में संचालित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1942 तक आते आते इतना मजबूत हो गया कि अब उसके पास यह कहने का साहस आ गया, शक्ति आ गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस बात को गांधी जी 1930 में नहीं कह सकते थे, इस बात को गांधी जी 1920 में नहीं कह सकते थे, 1930 में गांधी नहीं कह सकते थे। गांधी जी कहते हैं 1942। ध्यान रखना, यहां तक आते आते लगभग पूरा हिंदुस्तान, देखो पूरा हिंदुस्तान के समाज में राष्ट्रवादी चेतना का प्रचार प्रसार हो चुका। गांधी ने स्वयं इस बात को लिखा है, आप पढ़िएगा बिपिन चंद्रा, बिपिन चंद्रा ने इस बात को लिखा है कि जब गांधी ने 1942 में बंबई स्थित ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान कर रहे थे, तो उनके बातों में अधिक आत्मविश्वास था, अधिक आशा था, क्योंकि उस समय तक भारत निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका था। यानी उस समय तक गांधी ने हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के दिल में इस बात को रख दिया था कि अब तुम्हें स्वराज्य मिल जाएगा, अब तुम स्वराज्य के बहुत करीब आ गए, अब पीछे मत हटो, पीछे हटोगे तो सब मेहनत बेकार हो जाएगी। 1930 के बाद भारत में राष्ट्रवादी चेतना पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। आप पढ़ेंगे बिपिन चंद्रा तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि गांधी कहें अथवा न कहें, ब्रिटिश सरकार इस बात को अब स्वीकार करने लगी थी कि आज पूरे हिंदुस्तान में हमारा समर्थन करने वाला कोई वर्ग नजर नहीं आता। अब ऐसा कोई नहीं है कि हमें सहायता करे। मैं दो एग्जाम्पल देता हूं आपको, दो एग्जाम्पल। पहला, जब 1930 में भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में, इसके पहले मैंने बताया था, अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जब उनका ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार कर लेती, तो उस गिरफ्तारी के आक्रोश में पेशावर में लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, और इसके बाद उस प्रदर्शन करने वाली जुलूस पर जब सरकार ने वहां पर स्थित गढ़वाली रेजिमेंट के सिपाहियों से जब उन पर गोलियां चलाने के लिए कहा, तो एक हिंदुस्तानी सिपाही चंद्र सिंह गढ़वाली ने कहा कि नो, अब हिंदुस्तान में हम लोग दोबारा जलियांवाला बाग कांड नहीं करना चाहते, अब दोबारा जलियांवाला बाग कांड नहीं होगा, गोली कोई नहीं चलाएगा। और चूंकि चंद्र सिंह गढ़वाली जो है वह अधिकारी था, जितने भारतीय सिपाही थे उस रेजिमेंट में सबने कहा कि हां, हम लोग गोली नहीं चलाए। आपको पता है बिपिन चंद्रा ने लिखा कि उसी दिन से ब्रिटिश सरकार के दिमाग में चलने लगा कि अच्छा,
अब सेना भी हमारा साथ छोड़ रही है, अब सेना भी हाथ छोड़ रही है। जो प्रशासन है उसमें भारतीय लोग आ गए तो सेना भी हाथ से निकल गई और प्रशासन भी हाथ से निकल गया। तो हिंदुस्तान में किसके भरोसे हम शासन करेंगे? क्योंकि हमको तो शोषण करना है, हमको दमन करना है, तो हमारे खिलाफ विद्रोह होगा। जब विद्रोह होगा तो सेना से कहेंगे दमन करने के लिए, और सेना कह रही है गोली नहीं चलाएंगे, यानी हम ऐसे मारे जाएंगे। इस बात को ब्रिटिश सरकार ने महसूस करना शुरू कर दिया। चलिए, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, शुरू हुआ, जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उस समय इंग्लैंड ने जर्मनी और जापान दोनों के खिलाफ भारत का सहायता प्राप्त करने के लिए, भारत का सहायता प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा। और उस समय हिंदुस्तान में जो ब्रिटिश वायसराय था उसका नाम था लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, ये भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। इस समय अगस्त 1940 में कांग्रेस के सामने एक प्रस्ताव पेश किया जिसको हम कहते हैं अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया नंबर 1 कि अभी नहीं, फ्यूचर में, बाद में इंग्लैंड आपको प्रदान करेगा क्या? अधिराज्य का दर्जा, अधिराज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा। अंग्रेजी में इसे ही कहते हैं हम क्या? डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस कहते हैं, अंग्रेजी में हम कहते हैं डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा। अभी नहीं, बाद में। यानी इसमें सब वर्तमान की बात नहीं किया गया, भविष्य की बात किया गया। हाँ अमन, नो टाइम लिमिट वॉज डिफाइंड, कोई समय सीमा इसमें निर्धारित नहीं। इसका दूसरा प्रावधान क्या था? इसका दूसरा प्रावधान था कि वायसराय के जो कार्यकारी परिषद है उसका विस्तार किया जाए। वायसराय के कार्यकारी परिषद का विस्तार किया जाए और उसमें भारतीय लोगों को भी रखा जाए, उसमें भारतीय लोगों को भी रखा जाए। ये इनका दूसरा प्रावधान था। इनका तीसरा प्रावधान था, अगस्त प्रस्ताव का तीसरा प्रावधान था कि एक भारत में युद्ध को संचालन करने के लिए, भारत में युद्ध को संचालित करने के लिए, युद्ध को संचालित करने के लिए एक युद्ध सलाहकारी परिषद का गठन किया था। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को
यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को संचालित करने हेतु भारत में एक युद्ध सलाहकारी परिषद का गठन किया जाए, जिसमें भारतीय लोगों को भी रखा जाए, जिसमें भारतीय लोगों को भी रखा जाएगा, जिसमें भारतीय लोगों को भी रखा जाए। ठीक है, लेकिन बच्चों, कांग्रेस के द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध किया गया कि कुछ नहीं, जो देना चाहते हो वो आज दो, अभी दो, तब हम तुमको सहायता करने के संदर्भ में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। बिना अभी दिए हुए हम आपको समर्थन देने की बात सोच ही नहीं सकते। तो ध्यान रखना, अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया गया कांग्रेस के, नहीं स्वीकार किया। इसके बाद मार्च 1942 में इंग्लैंड के सरकार के द्वारा जापान के विरुद्ध, जापान के खिलाफ सहायता प्राप्त करने के लिए एक दूसरा योजना भेजा गया, एक दूसरा योजना भेजा गया, जिसको हम कहते हैं क्रिप्स योजना कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्रिप्स योजना, क्रिप्स योजना कहते हैं। क्रिप्स योजना क्रिप्स प्लान, ये है क्रिप्स प्लान, क्रिप्स योजना। यह आता है भारत में मार्च 1942 में आता है, मार्च 1942 में आता है। इसका मुख्य कारण था कि इंग्लैंड चाहता था कि यदि जापान का भारत पर आक्रमण होता है, जिसकी संभावना बन रही है, जिसकी संभावना बन रही है, तो उस हालात में भारत में जो ब्रिटिश सरकार है उसको सहायता भारत के लोग करेंगे। और इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए इंग्लैंड की सरकार ने मार्च 1942 में भारत में एक और योजना भेजा, ताकि इसके द्वारा भारतीय लोगों को हम संतुष्ट कर सके, उनको हम एग्री कर सके, ताकि हमको सहायता मिल जाए। क्रिप्स योजना भारत में आता है, तो माननीय क्रिप्स के द्वारा कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, यानी उस समय अंबेडकर, जितनी पार्टियां थी, सबके नेताओं से बात करता है, क्रिप्स बात करता है, और अंत में अपनी योजना को प्रस्तुत करता है। अब इसमें क्या कहा गया समझिए। क्रिप्स मिशन में कहा गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उपरांत, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्ति के बाद हम आश्वासन देते हैं कि भारत को हम अधिराज्य का दर्जा दे देंगे, भारत को हम डोमिनियन स्टेटस प्रदान कर देंगे।
डोमिनियन स्टेटस प्रदान करते हैं, अधिराज्य प्रदान करते हैं, और भारत के हाथ में यह अधिकार होगा कि चाहे वह जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है, जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है, उसका भारत मेंबर बने अथवा नहीं बने, यह भारत का अपना इच्छा है। यानी भारत को हम अधिराज्य का दर्जा दे दें और ये भारत के ऊपर हम छोड़ देते हैं कि वह चाहे तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मेंबर बने या नहीं बने, इसके लिए हम दबाव नहीं देंगे। ये इनका पहला प्रावधान है। इनका दूसरा प्रावधान कि युद्ध के बाद भारत में एक संविधान बनाने वाली समिति का गठन किया जाए और उस समिति में ब्रिटिश प्रांतों के साथ ही साथ जो भारत के जो देशी राजा हैं उनके द्वारा भी मनोनीत मेंबर्स को रखा जाए। यानी इस समिति में दो तरह के लोग होंगे। एक ऐसे लोग होंगे जिनका यहां पर रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश प्रांतों से होगा और कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जिनको यहाँ के जो देशी राजा हैं उनके द्वारा उनको मनोनीत किया जाएगा। अच्छी बात। क्रिप्स मिशन का तीसरा प्रावधान था जिसमें कहा गया, और यह सबसे खतरनाक था, यह एक सबसे खतरनाक था। अमन जो कॉमनवेल्थ होता है ना, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मतलब हुआ एक ऐसे संगठन से जिसके मेंबर्स पहले इंग्लैंड का एक उपनिवेश रह चुके थे। इंग्लैंड का एक उपनिवेश रह चुके थे। अब ध्यान, इसका तीसरा प्रावधान था, इसका तीसरा प्रावधान था जो सबसे खतरनाक था, जो सबसे खतरनाक था। वो क्या? ब्रिटिश सरकार ने कहा, देखो जरा कैसे खतरनाक। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हिंदुस्तान में दो तरह के राज्य हैं। हिंदुस्तान में दो तरह के राज्य, एक राज्य ऐसे हैं जिनको हम ब्रिटिश प्रांत कहते हैं, जिनको हम ब्रिटिश प्रांत कहते हैं, जहां पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार चलता है, यानी कि यहां पर प्रत्यक्ष शासन, इन प्रांतों में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष शासन चलता है। दूसरा ऐसे राज्य में जहां पर शासन चलाने का अधिकार वहां के देशी राजाओं का, यानी दो तरह के राज्य हो गए। एक हो गए ब्रिटिश प्रांत और दूसरा देशी राजा या देशी रियासत। ठीक है। अब देखिए, क्रिप्स मिशन में कहा गया कि यदि कोई ब्रिटिश प्रांत, बस एक मिनट ध्यान से सुनो, बस एक मिनट। क्रिप्स मिशन में कहा गया
कि यदि कोई ब्रिटिश प्रांत अथवा देशी रियासत अलग से ब्रिटिश सरकार से मांग करता है, डिमांड करता है कि हमको अधिराज्य का दर्जा दे दिया जाए, तो हम उसको भी दे देंगे, यानी मान लो ये हैदराबाद है, यदि हैदराबाद के निजाम ने कहा ब्रिटिश सरकार से कि हमें भी स्वतंत्र होने का अधिकार दे दो, तो हम दे देंगे। यदि बंगाल कहता है जो ब्रिटिश प्रांत कि हमें भी स्वतंत्र होने का अधिकार दे दो, हम दे देंगे। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, ये प्रस्ताव बहुत ही घटिया प्रस्ताव है, क्योंकि तुम चाहते हो कि यदि हम इसको स्वीकार कर लेते हैं तो हिंदुस्तान 2 भागों में नहीं बल्कि 25 भागों में टूट जाएगा, कई भागों में हिंदुस्तान टूट जाएगा। इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस ने इसको स्वीकार नहीं किया। ध्यान दो, कांग्रेस ने इसको स्वीकार नहीं किया, मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि लीग का कहना था कि हम एक संघ बनाने के हम नियम से सहमत नहीं। यानी कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश प्रांत और देशी राजाओं को मिलाकर एक संघ बनेगा, इससे हम सहमत नहीं, और यह प्रस्ताव भी विफल हो गया। लास्ट द्वितीय वर्ल्ड वॉर से जनित आर्थिक और सामाजिक समस्या, ध्यान, सीधी सी बात है बच्चों, आप सोचो कि जब 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो भाई इसका प्रभाव ये हुआ बच्चों कि सरकार ने लोगों के ऊपर करों को बढ़ाना शुरू किया। सरकार ने लोगों के ऊपर करों को बढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले करों का भार बढ़ने लगा, यानी टैक्सेशन का भार बढ़ने लगा। दूसरा कारण, इसका दूसरा प्रभाव क्या हुआ कि आवश्यक वस्तुओं का आपूर्ति बाधित होने लगी। इसका दूसरा प्रभाव। तीसरा, महंगाई की समस्या, ठीक है। तो ये सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से लोग आक्रोशित थे, लोग असंतोष से ग्रसित थे, और गांधी जी इन लोगों को समझाने में सफल हो गए कि देखो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है ना, गांधी जी इन लोगों को समझाने में सफल हो गए कि देखो
ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है उससे तुमको कुछ मिलने वाला नहीं। ये लोग इसलिए वार करना चाहते हैं ताकि इनका जो उपनिवेश है वह इनके पास बना रहे। गांधी जी लोगों को समझाने में सक्षम हो गए कि यही समय है कि हमें सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए, और जिसका परिणाम हुआ कि यह आंदोलन को पृष्ठभूमि प्राप्त हो गई। तो ये है बच्चों पृष्ठभूमि। ठीक, हम लोग के पास समय है क्या? आई डोंट हैव वॉच टुडे। समय हम लोग के पास और है? ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, जो कैबिनेट मिशन है ना, कैबिनेट मिशन, इसको हम अगले दिन बता देंगे आपको। ठीक है? तो अच्छा, हाँ, एक बात और, एक बात ये भी है बच्चों कि कल तो हम लोग का छुट्टी होगा। जो अगला क्लास चलेगा उसमें हम उसके पहले जो आपने आंसर लिखा है उसको हम उसके पहले जांच करके दे देंगे। आपको पता है आज इलाहाबाद में जो इंग्लिश मीडियम के क्लास में ले रहा था, उस क्लास में बच्चों के सामने हमने आपकी बातों को रखा। मैंने इन लोगों से कहा कि इस समय मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल चल रहा है और मेरे बच्चे इतना बेहतर आंसर लिख रहे हैं, और वाकई आप लोग लिख रहे हैं। इसमें हम कोई नेतागिरी वाली भाषा नहीं बोल रहे हैं। वाकई आप लोगों में बहुत सुधार हुआ है, और मुझे आशा है कि यदि आप लोग लगातार लिखते गए तो बाय गॉड आपको सफलता मिलना ही मिलना है। ठीक है? तो चलिए उजाला, थैंक यू। तो चलिए हम लोग अगले दिन मिलते हैं, और अपना आंसर हमको भेजते रहिए और हमको छोड़ दीजिए, हम उसका मूल्यांकन करके आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।